संभवतः आपने अनुभव किया होगा कि कई बार मर्ज जो है यानी रोग जो है वो हमें मित्रवत यानी उससे कुछ हमारी इस प्रकार की दोस्ती हो जाती है कि फिर वो रोग नहीं बल्कि वो हमारे जीवन का अंग नजर आने लगता है। अगर आपने ऐसा अनुभव नहीं किया होगा तो आप किसी हॉस्पिटल में जा करके कुछ वैसे रोगियों से मिलिए जो कुछ रोग से बहुत लंबे समय से ग्रस्त होंगे। वे दवा भी करेंगे, इलाज की बात भी करेंगे, बारंबार जांच भी करवाएंगे, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, लेकिन अंततः उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि एक नई कम्युनिटी, एक नए तरह के एक जीवन शैली को उन्होंने अपना लिया है और उस रोग ने उस जीवन शैली को डिक्टेट करते हुए उनके साथ उसकी एक अभिन्नता घोषित कर दी है। और इस प्रकार से उन्हें मर्ज का तो इल्म होता है, लेकिन मर्ज उनका एक जीवन ही बन गया है, वही मर्ज उनकी जीवन शैली बन गई है, वे ऑफ लाइफ बन गया है, इस बात का इल्म उन्हें नहीं होता। और कुछ ठीक इसी प्रकार की स्थिति में हम लोग भी हैं। हमने भी एक रोग को 76 वर्षों से अपने जीवन में कुछ इस प्रकार से शामिल कर लिया है कि अब यदि कोई उसके बारे में यह कहे कि यह तो एक मर्ज है और इस मर्ज की दवा करनी चाहिए, तो हमें लगेगा कोई ये कह रहा है कि ये तो तुम्हारा जीवन है, इस जीवन से तुम अलग हट जाओ, ये तो तुम्हारी जीवन पद्धति है, इस जीवन पद्धति का त्याग कर दो, ये तो तुम्हारा एक वे ऑफ लाइफ है, इसे तुम छोड़ दो, दूसरे डगर पर चल पड़ो। तो हम कुछ इस तरह से भिन्ना जाते हैं। और अब जब मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं तो आप भी कुछ ऐसा ही अनुभव करेंगे, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं 15 अगस्त के विषय में। मित्रों, यह विषय कोई स्वागत योग्य तो नहीं है, लेकिन इस विषय पर चर्चा स्वागत के योग्य है। इसीलिए मैं शिवचरण सिंह आज अपने इस चैनल पर इस वीडियो वार्ता में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त का दिन मनहूस क्यों है, और साथ में एक और प्रश्न कि क्या विभाजन को टाला जा सकता है। इसे हम कम से कम एक या दो हिस्से में, आवश्यकता पड़ी तो 2-3 हिस्से में इस बात की चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि 15 अगस्त का दिन मनहूस क्यों है, और इसी के साथ इसके अगले सीक्वल में जो चर्चा होगी कि क्या विभाजन को टाला जा सकता था, उसके संदर्भ में भी विशेष करके 15 अगस्त वाले डेट से जुड़े हुए कुछ मसलों को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह 15 अगस्त की तारीख मनहूस क्यों है। ज्योतिषीय गणना की बात नहीं करूंगा, हालांकि वो एक प्रश्न हो सकता है और है भी, निसंदेह है, लेकिन हम उस पर भी नहीं जाएंगे। हम इस बात की ओर जाएंगे कि ये 15 अगस्त का दिन आखिरकार कैसे तैर करके सरफेस पे आता है। 15 अगस्त का दिन सरफेस पे आता है, इसकी भूमिका बनती है 22 मार्च 1947 को, जिस दिन इंग्लैंड से एक व्यक्ति भारत आता है जिसका नाम होता है माउंटबेटन। हालांकि उसके पहले हम किताबों में जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। जो भी हो, उसे भारत भेजा जाता है एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इसकी भूमिका बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन चूंकि आज 15 अगस्त 2023 है, आज ठीक 76 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस मनहूस दिन के, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो इसकी पृष्ठभूमि में मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा कि विभाजन की आवश्यकता अचानक से क्यों आन पड़ी, लेकिन थोड़ी एक इस भूमिका को समझ लें कि अंग्रेज यहां से कभी नहीं जाना चाहते थे। जब तक गांधी नेहरू किस्म के लोग अंग्रेजों के साथ थे, तब तक अंग्रेजों ने जो अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी, आप सोच के देखिए ना, जो पार्लियामेंट हाउस उन्होंने उस समय बनाया था, सेंट्रल असेंबली के नाम से उसको रन करते थे, वो आज भी चल रहा है बदस्तूर 76 वर्षों के बाद तक। और अभी ऐसा भी नहीं कि वो कल या परसों में भड़बड़ा करके गिर जाने वाला है, अभी वो रहेगा। उन्होंने जिन जिन भवनों का निर्माण किया था, ये सोच के नहीं किया था कि अब इसको बना देते हैं और ऐसा करते हैं कि इसके बाद हम यहाँ भारतीयों को ये सौंप देंगे, चल नहीं। उनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार का भला हो, या यूं कह लें कि उस बला ने ही भला कर दिया कि उनको भागना पड़ा। अब प्रश्न यह है कि मैं आ रहा हूं 15 अगस्त पे, तो 22 मार्च 1947 को जब ये माउंटबेटन नाम का भयानक भूतिया एक साया भारत में आता है, तो फिर वो तेजी से बहुत सारे काम करने लगता है। माउंटबेटन को बहुत अधिक फीडबैक दिया गया था यहाँ के नेताओं के विषय में, लेकिन एक भ्रमित करने वाला एक फीडबैक भी दिया गया था कि देखो, ऐसे तो गांधी हमारा अपना आदमी है,
नेहरू हमारे अपने लोग हैं। और नेहरू तो खैर माउंटबेटन का अपना आदमी था दूसरे कारण से, क्योंकि एक तरह से कह लें कि एक महिला दो व्यक्ति को कंट्रोल करती थी, यानी एडविना माउंटबेटन को भी कंट्रोल करती थी और साथ साथ एक दूसरे व्यक्ति को भी कंट्रोल करती थी जिसका नाम था नेहरू। तो इस प्रकार से तो माउंटबेटन और नेहरू अपने आप में एक तरह से कह लें कि मतलब वो अनडिस्क्लोज्ड रिलेशनशिप में थे। दे हैड द सेम वुमन विथ whom controlled both of them like that। अब चलिए इसके पीछे में नहीं जाएंगे, ज़्यादा लंबे चौड़े पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे। तो ये तो नेहरू गांधी ये लोग तो अंग्रेज के आदमी थे ही, इसमें कोई संदेह था ही नहीं। अब प्रश्न ये है कि जब ये लोग अपने थे तो माउंटबेटन को डर किससे था? एक भ्रम फैला दिया गया था माउंटबेटन को, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय से इस भ्रम को ब्रिटिशर्स ने ही फैलाया था कि गांधी एक मास लीडर है, वो चाहे तो मास मूवमेंट करके कुछ भी कर सकता है। उसे मास लीडर बनाया था अंग्रेजों ने। ये बात अलग है कि लोग गांधी की बातों को मान जाते थे, और अब तक गांधी ने जो कुछ भी किया था वो अंग्रेजों के लिए किया था, अंग्रेजों के सत्ता को यहां बनाए रखने के लिए किया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बातें बदल चुकी थी। तो हम कहते हैं ना कि जब एक घर में परिवार के लोग इकट्ठे रहते रहते एक दूसरे के प्रति सशंकित होकर के रहते हैं, तो ये तो फिर भी बाहर के लोग थे, कितना भी नेहरू गांधी इत्यादि को अपना बना ले तो ऐसा तो था नहीं कि इन्हें आशंका नहीं थी कि कब ये पलट जाएंगे। क्योंकि पब्लिक, जब हम लोकप्रियता को प्यार करने लगते हैं, लोकप्रिय होने लगते हैं, तो कई बार हम पब्लिक प्रेशर में भी आ जाते हैं। पब्लिक को हम जब मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, तो कई बार पब्लिक को हम इतना प्यार करते हैं कि उनकी कुछ बातों को भी मान लेते हैं। तो उन्हें एक डर था कि चूंकि गांधी को मास लीडर हमने ब्रिटिश सत्ता को भारत में बनाए रखने के लिए बनाया था, कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक के प्रेशर में गांधी हमारे किसी प्लान को उलट पुलट कर दे। और इस नाते वे माउंटबेटन को बता चुके थे कि देखो, एक गांधी नामक व्यक्ति है तो अपना आदमी, लेकिन वो बड़ा एक तरह से कहें कि अनप्रेडिक्टेबल है। वो कहीं ऐसा ना हो कि लोकप्रियता को और अधिक पाने में कहीं वो पब्लिक ओपिनियन को अपना मुद्दा बना करके बैठ जाए, तो फिर हम किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेट्स पे। भारत को सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस यानी कि एक तरह का डोमिनियन स्टेटस देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 31 मई 1947 को अपने जो भी एग्जीक्यूटिव वहां पे जो भी लेजिस्लेटिव कार्रवाई होती है वो कर दिया। 1 जून, जो ऐसे तो संडे का दिन है, उस दिन बहुत सारे नेताओं से वो तो पहले से ही माउंटबेटन जब वो आ गया था मार्च में, तो मार्च अप्रैल में ये सारे वो बहुत हेक्टिक तरीके से लोगों से मिलना जुलना वगैरह चल रहा था, और इस बीच में उसका पूरा प्लान एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया को ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाला, जिसे हम लोग गलत फहमी में इंडिपेंडेंस समझ लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर करने की बात को पार्लियामेंट से पास कर दिया, तब माउंटबेटन के पास एकदम से कह ले कि बहुत हेक्टिक तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब तो करना ही होगा। करना क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पावर तो करना होगा। नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर तो उनकी मजबूरी थी, उनकी विवशता थी, उनका हेल्पलेसनेस था। उन्हें भारत के टुकड़े टुकड़े करने थे। इसको कैसे एग्जीक्यूट करे? तो सबसे पहले उसको पता था कि सत्ता रूपी रेवड़ी को खाने के लिए सबसे अधिक जो लालायित लोग थे वो था नेहरू, और उसको खिलाने के लिए जो सबसे अधिक तत्पर व्यक्ति था वो था गांधी, और कांग्रेस के बाकी लोग एक तरह से कह लें कि एक निष्क्रिय तरीके से, उदासीन तरीके से इस बात की ओर बैठे हुए थे। लेकिन कांग्रेस में एक बहुत लंबी चौड़ी सूची थी जो राष्ट्रीय नेता थे। जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि कुछ राष्ट्रीय नेता थे, तो मैं एक इसके साथ ये भी कह रहा हूं कि जो लोग राष्ट्रीय नेता नहीं थे उनके नाम पहले ले लूं। गांधी, नेहरू, कुछ हद तक चुप रहने वालों में सरदार पटेल राष्ट्रीय होते हुए भी मौन थे, क्योंकि अब चलो भाई अंग्रेज जा रहे हैं तो जिस तरह से उनकी मर्जी उस तरह से सत्ता को ले लेते हैं। लेकिन कुछ बड़े ही कह सकते हैं कि जैसे बड़े नाम थे, पुरुषोत्तम दास टंडन किस्म के जो राष्ट्रवादी लोग थे, ये लोग बड़ी वोकल थे। इन्हें अंग्रेजों को भगाना था, चाहे वो जिस नाम से भागना चाहे, ट्रांसफर ऑफ पावर करके भागे, इंडिपेंडेंस दे के भागे, लेकिन मातृभूमि का विभाजन इन्हें बर्दाश्त नहीं था।
इसको हम इसके अगले वीडियो में आएंगे, वे कौन कौन से लोग थे, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई। अभी मैं आ रहा हूं 15 अगस्त पे। माउंटबेटन ने 1 तारीख को मुस्लिम लीग, कुछ सिख नेता और कांग्रेसी नेताओं से हेक्टिक मीटिंग की उनके साथ। संडे का दिन था, 1 जून। अब गांधी को जब इस बात की खबर मिली, बेसिकली माउंटबेटन जो है, जो एक भ्रमित इमेज मिला था गांधी का, उस कारण से वो गांधी को अवॉइड कर रहा था, इसलिए वो गांधी को बुलाया नहीं। और गांधी चूंकि कांग्रेस के कोई रिप्रेजेंटेटिव करके ऐसा कोई आदमी था नहीं, तो इसलिए उसने उसको औपचारिक तरीके से भी उसे बुलाना था नहीं। अब रह गई बात कि गांधी को जब इसकी सूचना मिलती है कि अरे यार ये क्या हुआ, हमको तो इग्नोर कर रहा है ये लोग, जब जरूरत पड़ती है तो हमको बुला लेता है, नेहरू विशेष करके बुला लेता है। क्योंकि 1946 में जब मौलाना आजाद को हटा करके कांग्रेस का प्रेसिडेंट नेहरू को बनाना था, इस लाइट में कि जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद वही देश को लीड करेगा एक तरह से एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर बन करके। तो बोला अभी तो बुलाया नहीं। तो दूसरे दिन जो है ना, उस धमक पड़ता है इसके पास, माउंटबेटन के पास धमक तो पड़ता है, और मुश्किल से इसके पास 1 घंटे का समय रहता है गांधी के पास। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो 2 जून 1947 है वो सोमवार का दिन होता है, और सोमवार का दिन इसलिए खास होता है कि गांधी उस दिन मौन रखा होता है, और गांधी ने मौन रखने की कुछ शर्तें रखी होती हैं। वे शर्तें कुछ इस प्रकार से है कि वो मौन तो तोड़ेगा, लेकिन तब तोड़ेगा जब कभी कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा आ पड़ी। विभाजन हो रहा है, विभाजन को लेकर के माउंटबेटन जो है वो तमाम लोगों से मिल रहा है, जिन्ना से मिल रहा है, नेहरू से मिल रहा है, सरदार पटेल से मिल रहा है, बलजीत सिंह से मिल रहा है, और छोटे बड़े तमाम नेताओं से मिल रहा है। तो ये भारत को विभाजित करने की जो साजिश हो रही है वो कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा नहीं है। दूसरी शर्त उसने रखी थी कि कभी किसी गरीब की सेवा, किसी बीमार की सेवा करनी पड़े, और अगर मौन उसमें आड़े आता हो तो मौन तोड़ देगा। तो कहने का मतलब है कि उसे भारत का विभाजन ना तो उसकी पहली श्रेणी में आता है कि भाई भारत को विभाजित किया जा रहा है तो कोई राष्ट्रीय आपदा नहीं है, और ना ही ये कोई सेवा के योग्य बात थी, इसलिए इसने मौन नहीं तोड़ा। और माउंटबेटन के पसीने छूट रहे थे, जून का महीना तो ऐसे भी पसीने छूटते हैं, लेकिन जब वो अपने आज का जो प्रेसिडेंट्स हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, उस समय का जो वाइसरागल बिल्डिंग हुआ करता था, बैंगलोर हुआ करता था, वहां जब गांधी पहुंचता है तो माउंटबेटन पसीने में एक तरह से कह ले कि नहा रहा होता है। इसलिए नहीं कि गर्मी थी, उसको एक दूसरी गर्मी चढ़ी थी कि गांधी कहीं उसके सारे प्लान को अपसेट ना कर दे। लेकिन जैसे ही गांधी अपने मुंह पे उंगली रख करके उसे इशारा करता है कि देखो आज तो मैं मौन ही रहूंगा, तब माउंटबेटन राहत की सांस लेता है और कहता है ओह कम ऑन, चलो अच्छा हुआ। फिर उसके बाद वो पर्चे पे लिख करके कुछ आपस में कम्युनिकेशन एक्सचेंज होते हैं, जिसमें गांधी कहता है व्हाट आर यू डूइंग, तो कहता है कि आई एम जस्ट मीटिंग ऑल दिस लीडर्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फैथम द डेप्थ ऑफ देयर डिजायर टू पार्टीशन द कंट्री। और थोड़ी बहुत चिटपिट होती है, उसके बाद वो चला, मैंने बहुत वो, हालांकि वो जो चिट्स वगैरह हैं वो अभी भी, चूंकि गांधी उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखता है वही लिखता है कि मैं व्हेन आई हैड टेकन द वाउ टू रिमेन observe silence on Mondays, I had kept 2 exceptions. One called for national calamity sort of thing, and another was serving the poor or some sick person. I don't think you want me to consider this event as the former, that is a national calamity, nor do you want me to open my mouth considering it a sick situation. In fact, you want me to be silent and thus I am silent. अच्छा, माउंटबेटन चाहता है कि तुम साइलेंट रहो तो तुम साइलेंट हो जाते हो। गांधी चला जाता है, 2 जून बीत जाता है, 3 जून को फिर से मीटिंग का सिलसिला शुरू होता है। अब इस पे बातें आगे बढ़ती हैं। अब ये बात तो गौन हो चुकी है कि पार्टीशन होना है कि नहीं होना, पार्टीशन होना है। अब बात आती है कैसे होना है, किस किस तरह से किन किन चीजों को हमको पार्टीशन करना है, और पार्टीशन करने के लिए हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। और इस संदर्भ में जब दिन भर मीटिंग चलती है, कांग्रेस के साथ अलग, मुस्लिम लीग के साथ अलग, और इन सारे मीटिंग के बाद ये लोग मिल करके एक तरह से कह ले कि विभाजन की घोषणा जब ऑल इंडिया रेडियो से कर देते हैं तो फिर से एक बार गांधी को पड़पड़ी ले लेता है, और 4 जून को फिर से वो पहुंच जाता है वाइसरागल बिल्डिंग। लेकिन जब भी गांधी पहुंचता है तो एक पेच लेके पहुंचता है। 2 जून सोमवार को पहुंचा तो मौन का पेच लेके पहुंचा, और जब वो 4 जून को पहुंचता है तो इस बार का पेच है उसकी प्रेयर मीटिंग,
उसने अपनी प्रेयर मीटिंग को 7 बजे रखा था और वो मिलने पहुंचता है माउंटबेटन से 6 बजे। 1 घंटे का पीरियड है। आप कहेंगे तो ठीक है ना, 7 बजे कुछ और लोग प्रेयर मीटिंग नहीं, गांधी को अगर प्रेयर मीटिंग करना है तो गांधी को ही करना है, और 7 बजे करना है तो 7 ही बजे करना है। जिसे गांधी के पॉजिटिव पक्ष के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक तरह से विष के रूप में इंजेक्ट किया जाता है, वो कितना पॉइजनस है, कितना डेंजरस है, वो मैं बताना चाह रहा हूं। कितना लेथल हुआ। जब वो 6 बजे पहुंचता है तो फिर से माउंटबेटन एक बार अपनी उंगलियों को इधर उधर घुमाने लगता है आज के नीतीश कुमार के स्टाइल में, और वो समझ नहीं पाता है कि गांधी को टैकल कैसे करें, क्योंकि आज तो वो बोलेगा। उसे ये पता नहीं था कि गांधी को 7 बजे जब पंक्चुअली वहां पहुंचना है, इसलिए वो गांधी के उस एस्पेक्ट को नहीं जान रहा था। लेकिन गांधी पहुंचते ही उसको बता देता है कि मैं तो एकदम इतनी ही देर के लिए आया हूं, लिमिटेड समय के लिए, मुझे प्रेयर मीटिंग में जाना है। प्रेयर मीटिंग का बैकग्राउंड ये था कि प्रेयर मीटिंग में वहां पर हजारों लोग इस बात की प्रतीक्षा में थे कि कल ऑल इंडिया रेडियो से जो अनाउंसमेंट किया गया है विभाजन का, गांधी अगर चाहे तो उसे निरस्त कर सकता है, और वही खबर वो लेकर के आएगा प्रेयर मीटिंग में। जब गांधी वहां पहुंचता है तो माउंटबेटन अब अपने कह रहे थे घबराहट में, बेचैनी में, वो समझ नहीं पाता है गांधी को टैकल कैसे करें। वो सोचते सोचते गांधी से बात करता है। गांधी भी कुछ वो ऐसा नहीं कि विरोध कर रहा है कि विभाजन, वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो माउंटबेटन कहता है इस आदमी को सिर्फ पैम्पर करने की जरूरत है। तब वो कहता है कि मिस्टर गांधी, hadn't you asked me one thing? Leave India to the Indians. I have heeded to your advice, and I have left India to the Indians. I am listening to the Indians. The partition plan, which the people are calling Mountbatten Plan, is a misnomer to this, because it should be called Gandhi Plan. Because you had asked me to leave India to the Indians, to the Indian representatives. I have left the whole issue of partition onto the Indians, and they themselves want this country to be partitioned into Pakistan and India. Who am I to interfere into this? And at the top of it, I am just listening to your advice because you had asked me to listen to the Indians and leave India and the fate of India, destiny of India to the Indians, and I am simply executing their idea, their plan, and if I am not wrong, their plan is गांधी प्लान, योर प्लान। अब गांधी पैम्पर हो जाता है, लौट के चला आता है, प्रेयर मीटिंग में कुछ नहीं कहता है। ये इसके बाद भी आप कहेंगे कि मैं 15 अगस्त को, चलो ठीक है पार्टीशन ही हो गया, पार्टीशन मनहूसियत वाली बात थी, लेकिन अंग्रेजों का जाना तो 15 अगस्त, उसे आप मनहूस दिवस तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, उसी को मैं कह रहा हूं। अब क्यों कह रहा हूं? 4 जून को एक घटना घट जाती है, 5 जून को एक जबरदस्त एक और बात होती है। क्या होती है? माउंटबेटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को ये सारे जो पिछले 4-5 दिनों में 31 मई से लेकर 4 जून तक जो बातें हुई थी, उसे वो 5 जून 1947 को प्रेस को बताता है। प्रेस वार्ता लगभग समाप्त होने को आई थी, तब एक इंडियन जर्नलिस्ट ने माउंटबेटन से पूछा कि इफ यू आर गोइंग टू हैंड ओवर दिस कंट्री टू द इंडियंस एंड एग्जीक्यूट द ट्रांसफर ऑफ पावर, and if there is such a great hurry that you had been involved in a long sessions of parleys with the Indian leaders, you must have certain date in your mind when you are going to execute this, when you are going to transfer the power to the Indians by partitioning the country. Which is that date? तो माउंटबेटन कहता है yes of course I have. और अचानक उसके मुंह से निकलता है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो आप कहेंगे कि अचानक से कैसे निकला? माउंटबेटन से ये प्रश्न पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी में सिर्फ एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा कि देयर इज ए ग्रेट हरी, इफ देयर इज ए ग्रेट हरी बिटवीन टुडे एंड द डे व्हेन यू आर गोइंग टू पार्टीशन दिस कंट्री, यू मस्ट हैव ए डेट इन योर माइंड। अगर एक जर्नलिस्ट ने पूछा तो फिर माउंटबेटन ने अचानक नहीं कहा, उसके मन में वाकई था। अब यहां से चलते हैं 2 साल पहले, 15 अगस्त 1945 को, जब बर्मा के बॉर्डर पे, या यूं कह लें कि बर्मा के जंगलों में, जब इंडियन नेशनल आर्मी के लोग ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए जब सरेंडर कर देते हैं, बहुत बड़ी संख्या में, सैकड़ों लोग मारे भी जाते हैं, हजारों की संख्या में जब वो सरेंडर करते हैं, तो उस समय जो कमांडर इन चीफ था यही माउंटबेटन था, साउथ एशियन ब्रिटिश आर्मी का। इसके लिए एक प्राउड मोमेंट था कि इसने इंडियन आर्मी को घुटने टिकवा दिया,
और फिर उन्हें कैदी बनाकर, प्रिजनर्स ऑफ वार बनाकर के वो लाल किले में कैद कर देता है। तो 15 अगस्त को जो सरेंडर डे था 1945 का, उसने उसे अपने डायरी में लिख करके इस रूप में उसको सेलिब्रेट करता था कि दैट वाज ए ग्रेट विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश क्राउन। तो भैया 2 साल के बाद अगर उसी डेट को एक और जबरदस्त विक्ट्री अगर हासिल कर ली जाए तो आप कहेंगे कि जब वो ब्रिटिश के लिए विक्ट्री का दिन है तो फिर इंडियन के लिए वो मनहूसी होगा ना, क्योंकि उसने सबजुगेट किया था इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को, और एक बार फिर से उसने एक ऐसा गंभीर, ऐसा खतरनाक घाव दिया 1947 के 15 अगस्त को, जिस घाव को हम आज तक झेल रहे हैं और उस रोगी की तरह उस रोग को सेलिब्रेट करते हुए चले आ रहे हैं आज तक कि आ भैया बड़ा अच्छा रोग है, बड़ा अच्छा रोग है। तो उस जर्नलिस्ट ने पूछा और उसके बाद पार्टीशन का डेट सबके सामने आ गया। अब तक तो था कि चलो भाई एक प्रोबेबल डेट था 1948 में, जून तक के बाद जाती तो जिन्ना उस समय तक जिंदा भी नहीं रहता। जिन्ना को चाहिए भी नहीं था पार्टीशन। जिन्ना तो एक, पहली बात तो वो मुस्लिम केवल नाम का था, वो नेहरू इत्यादि से अधिक वो सेक्युलर था। गांधी जो एक नंबर का ढोंगी था, वो जिन्ना उसके नस्ल से वाकिफ था। जिन्ना को तो एक तरह से कह लें कि जैसे ब्रिटिशर्स ने गांधी को तैयार किया था, वैसे ही अपना जब एक मुद्दा आया उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। वो एक स्ट्रेटजी थी कि भाई हम छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह से छोड़ के जाएं कि अगर हमको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो अगर इंडिया नहीं तो पाकिस्तान हमारे काम आए, पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र हमारे काम आए। वो सारी चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जिन्ना को नहीं चाहिए था पाकिस्तान। ये कौन कहता कि जिन्ना को चाहिए? जिन्ना को जिद्दी बनाया था नेहरू ने, गांधी ने, और उसको पैम्पर किया था ब्रिटिशर्स ने। उसने भी अपनी अब एक कहा कि चलो भाई अब हमको भी कहीं अगर कायदे आजम के साथ साथ फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा तो क्या गलत है। तो भाई वो अड़ गया था। अगर 1948 तक मामला रुकता तो जिन्ना नहीं रहता। अगर कोई बहुत ही फॉर्मिडेबल लीडर अगर नहीं खड़ा होता मुस्लिम लीग से, तो हो सकता है कि उस समय तक पुरुषोत्तम दास टंडन किस्म के जो एकदम जानदार और बहुत जबरदस्त जो ऊंचे कद के नेता थे, यहां तक कि मैं आपको बता रहा हूं, वो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको फ्रंटियर गांधी कह करके उनको एक तरह से लांछित किया गया, क्योंकि गांधी नाम लांछित करने वाला है, वो भी इसके अगेंस्ट में थे। उन्होंने बाद में कहा था, वो बाद में जब एक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो आ करके वो बोला कि अरे तुम लोगों ने मेरे पीठ में घाव कर दिया था। माने उनके लहजे में एकदम एग्जैक्ट ये शब्द नहीं था, लेकिन वो आदमी रो रहा था वहां जाकर के। उसने गांधी नेहरू को गालियां दी कि तुम लोगों ने मुझे हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया, हम भारत के लिए लड़े और तुम लोगों ने भारत के टुकड़े कर दिए। तो कहने का मतलब बहुत सारे राष्ट्रीय लोग थे जो इस बात को लेकर के बड़ी चिंतित थे। तो सवाल यह है कि अब तो अनाउंसमेंट कर दिया, अब समय क्या बच रहा था जनाब? जून, जुलाई, अगस्त, यानी बीच में 1 महीना, और इधर तो सारा चला जाएगा। इसी आनंद फानन में 14, 15, 16 या यूं कह लें कि 15, 16 को विशेष करके कांग्रेस ने एक सेशन कन्वीन कर दिया, जहां इस बात की को लेके पारित करना था कि हाँ, कांग्रेस जो है पार्टीशन के रिजोल्यूशन को अपने अधिवेशन में पारित करेगी और हम इसको स्वीकार करते हैं। तो अब जब इस पे नेताओं का जब एक शुरू हो गया भाषण का सिलसिला, तो उसमें सबसे पहले भाषण होता है, कई लोगों के भाषण के बाद जब पुरुषोत्तम दास टंडन इसके खिलाफ हो जाते हैं, इतने खिलाफ हो जाते हैं कि एक बार की तो लगता है कि पासा पलट जाएगा। ठीक वैसे ही पलट जाएगा जैसे 46 में 15 में से 12 के 12 जो कांग्रेस कमेटियां थी वो सरदार पटेल को देखना चाहती थी कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में, ना कि नेहरू को, और नेहरू को तो किसी ने नहीं देखना चाहा था। ठीक वैसे ही जब पुरुषोत्तम दास टंडन बोलना शुरू करते हैं तो सन्नाटा छा जाता है, नेहरू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बाकी लोग जो बहुत जल्दीबाजी में थे सत्ता को पाकर के रेवड़ी खाने के लिए, उनके चेहरे पर जो है ना, अचानक उनका चेहरा ऐसा मुरझा जाता है, ऐसी कालिमा छा जाती है कि लोग कहते हैं अब तो गया काम से। तो फिर रेस्क्यू कौन करेगा उनको? तो रेस्क्यू करेगा गांधी। तो फिर से एक बार वही गांधी जो कांग्रेस छोड़ चुका था, वो चवन्नी छाप मेंबर भी नहीं था, जो 1946 में उसने नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया था, अगेंस्ट द विशेस ऑफ ऑल द स्टेट कमिटीज एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो भैया
जबरदस्ती जिसका नाम नहीं था उसको प्रेसिडेंट बना दिया, और जिसके लिए लोगों ने वोट किया उस डेमोक्रेटिक वॉइस को गांधी ने गैग कर दिया। एक बार फिर से गांधी को बुलाया गया, लेकिन इस एपिसोड में हम जाएंगे, इसके डिटेल में हम जाएंगे इसके अगले एपिसोड में। अभी मैंने आपको बताया कि माउंटबेटन जो 15 अगस्त को ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश क्राउन का विक्ट्री समझता था, उसने उसी तारीख को एक दूसरी विक्ट्री हासिल की। जब 15 अगस्त 1947 अंग्रेजों की एक विक्ट्री थी, तो हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे कैसे हो सकता है? वो तो हमारे लिए विभाजन की विभीषिका थी। धन्यवाद कहना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने एक कॉन्सेशन किया, किसी परंपरा को, किसी मर्ज के रूप में उसका इल्म का ना होना, उससे हटना आसान नहीं है, इसलिए अभी तो हम नहीं हट पाएंगे, लेकिन कम से कम वो एक दिन क्लोज पहुंच गए हैं। उन्होंने पिछले वर्ष ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का और उसे घोषित कर दिया। हालांकि अभी उसे वैसे मनाया नहीं जा रहा है, क्योंकि 14 और 15 में एक ही दिन का फर्क है। कायदे से 15 अगस्त को वैसा मानना चाहिए था, जिसे हम कर नहीं सके। लेकिन चलिए, 76 वर्ष हो रहे हैं इस मनहूस दिवस को, इस रोगी दिवस को, इस रोग को एक जीवन शैली मान करके इसे उत्सव के रूप में मनाने की बजाय इसे हम डिजर्ट कर दें, छोड़ दें, और इसकी जगह हम कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था करें। उसमें हम आएंगे इसके अगले भाग में, जब हम इस प्रश्न को डील करेंगे कि क्या भारत का विभाजन टाला जा सकता था। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।